जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली सहारा रीसबमिशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद अब लगभग सारे डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज ठीक होने वाला है री अप्लाई करने के बाद। तो दोस्तों यदि आपके पास भी डिफेंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज गया है तो कैसे उस डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज को ठीक कर सकते हैं एग्जैक्टली आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आज मैं वही बात बताऊंगा जो सहारा रिफंड पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया है FAQ में। आप कैसे उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहला नंबर में बात करेंगे वैसे डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में जो निवेशक को गया है कि सोसाइटी ने मेंबरशिप का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया है, या फिर खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया है, या फिर डेटाबेस से मेल नहीं खा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये भी बताया गया होगा कि सोसाइटी से संपर्क करना है, लेकिन सोसाइटी तो बंद है, सहारा के लगभग ब्रांचेस बंद है, तो निवेशक कैसे सोसाइटी से संपर्क करेगा। तो CRCS ने ये बात आपको भी बताई थी और आपके सोसाइटी को भी बताई थी कि इस निवेशक का मेंबरशिप का स्कैन कॉपी या फिर खाता खोलने का फॉर्म अपलोड करना है। तो अब वहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जब आप री अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको री अप्लाई करना है, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है बल्कि ये गलती सोसाइटी और CRCS का था। ठीक है, जब आप इसे री अप्लाई कर देंगे फिर से, तो वहाँ पे CRCS वेरीफाई करेगा। यदि मेंबरशिप का स्कैन कॉपी या फिर खाता खोलने का स्कैन कॉपी आपका सोसाइटी ने अपलोड कर दिया होगा तो डायरेक्टली आपका क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा। और यदि नहीं किया होगा तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्लेम रिजेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि आपका जो क्लेम है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके सोसाइटी के पास। अब सोसाइटी वहाँ पे मेंबरशिप की स्कैन कॉपी या फिर खाता खोलने का स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड करेगा। उसके बाद फिर से CRCS वाले इसे वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे 99% चांसेस है कि ये जो मैसेज है कि सोसाइटी ने मेंबरशिप का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया है या फिर खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया है, ये ख़त्म होता दिखेगा। ठीक है, तो जिसके पास भी इस तरीके से मैसेज गया उसको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की अब ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर में बात कर लेते हैं कि री अप्लाई में क्या नया और दावा जोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल आप री अप्लाई में नया दावा नहीं जोड़ सकते हैं। जो आपने सहारा रिफंड पोर्टल में ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिस वक्त आप जो बॉन्ड लगाए थे उसी के लिए आप री अप्लाई करेंगे, वही यहाँ पे सेटल्ड होने वाला है। नया दावा नहीं जोड़िएगा, अन्यथा फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यदि कोई आगे अपडेट आता है नया दावा जोड़ने से लेकर तो आप सभी को मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं। यदि किसी का नेम में मिसमैच है, बॉन्ड में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो उस कंडीशन में अब निवेशक को भी री अप्लाई करना है। लेकिन री अप्लाई करने वक्त आपको एक एफिडेविट लगाना होगा और एफिडेविट के साथ एक आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देना होगा जो आप सभी को यहाँ पे लिस्ट दिख रहा होगा, जिसमें आप पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, नरेगा कार्ड दे सकते हैं, या फिर बैंक पासबुक दे सकते हैं, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें कोई एक आपको एफिडेविट के साथ लगाकर स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा, तभी नेम जो मिसमैच है उसका समाधान होगा। तो इस तरीके से आपको एफिडेविट यहाँ पे लगाना है यदि किसी का डेटा में मिसमैच है तो। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में है यदि कोई भी निवेशक का मृत्यु हो चुका है तो उसका नॉमिनी कैसे क्लेम करेगा। तो देखिए, मृत्यु के कंडीशन में नॉमिनी अभी क्लेम नहीं कर सकता है, यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी आगे कोई अपडेट आता है तो आप सभी को अपडेट कर देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा। अब यहाँ पे हम पाँचवा नंबर में बात करने वाले हैं। 10,000 रुपया तो प्रथम किस्त में मिल जाएगा, बाकी और पैसा कब मिलेगा। तो बाकी और पैसा कब मिलेगा इसको लेकर यहाँ पे कोई भी जानकारी अभी नहीं है। आगे यहीं पे बताया जाएगा कि और कब पैसा मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं छठा नंबर में ITR को लेकर या फिर बैंक स्टेटमेंट को लेकर। तो जिस भी निवेशक को ITR की कॉपी मांगी गई है या फिर बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है, उसको लेकर अभी कोई भी बात यहाँ पे नहीं किया गया है। तो जिसको भी मांगा गया है आप थोड़ा सा वेट करें, मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ इधर उधर से, उसके बाद आप सभी को जरूर अपडेट करेंगे।
7वां नंबर में जिसका भी सिग्नेचर मिसमैच का मामला था उनको सही सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। सिग्नेचर को लेकर यहाँ पे कोई भी गाइडलाइन अभी तक नहीं दिया गया है, तो आप सिग्नेचर को याद करिए, क्योंकि सिग्नेचर तो आपने किया है और ये आपके हैंड से गलती है, तो इसको सुधारना भी आपको है, ठीक है। क्योंकि जो सीआरसीएस के हैंड से गलती हुई है या फिर सोसाइटी से जो गलती है वो हुई है, वो सोसाइटी यहाँ पे सुधार रहे हैं, तो जो सिग्नेचर का मामला है वो निवेशक को खुद अभी सुधारना पड़ेगा। बाकी यदि कोई भी नया अपडेट आगे आता है तो आप सभी को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। 8वां नंबर में है आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट है, ठीक है। बाकी आप आगे चल के यदि दूसरा बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर लेते हैं तो पैसा किस में मिलेगा, तो जो आपका नया बैंक अकाउंट सीडिंग होगा आधार से उसी में पैसा मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप रीअप्लाई करेंगे तो कितने दिन के बाद आपका क्लेम सेटल्ड होगा, तो ये 45 दिन के अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा कि क्लेम सेटल्ड हुआ है या नहीं। यानी कि जिस तरीके से सहारा रिफंड पोर्टल में आपने क्लेम किया था वहाँ पे भी बताया गया था कि 45 दिन के अंदर सूचित किया जाएगा। हालांकि 45 दिन के अंदर सूचित नहीं कर पाए, लेकिन रीअप्लाई में क्या 45 दिन के अंदर सूचित करते हैं या नहीं ये देखा जाता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जो भी बात किया कि डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज कैसे ठीक किया जा सकता है, ये मैं खुद से कुछ भी नहीं बोला है, मैं वही बात आप सभी को बताया है जो सहारा रिफंड पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है। आप वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पे जाना है, रीसबमिशन पे क्लिक कीजिए, FAQ करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्टली एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं। आप सभी ने देखा कि जो गलती CRCS या फिर सोसाइटी के हैंड से हुई थी वो अब CRCS और सोसाइटी सुधारने वाला है, लेकिन जो गलती एक निवेशक के हैंड से हुई है उसको निवेशक को ही सुधारना पड़ेगा। जैसे कि यदि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया है या फिर सिग्नेचर आप अच्छे तरीके से अपलोड नहीं किए, फोटो अच्छे तरीके से अपलोड नहीं किए, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो रीड नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा चीज़ निवेशक को ही सुधारना पड़ेगा। और यदि निवेशक फिर से वही गलती करता है जो पहले किया था और यदि कोई डॉक्यूमेंट रीड नहीं हो पा रहा है, इस कारण से आपका डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज आपके पास आता है, तो फिर जिम्मेवार यहाँ पे निवेशक होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आज मैं इस वीडियो में किया। बाकी यदि आपके पास कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे कमेंट में ही। और यदि कमेंट में नहीं हो पाएगा तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से ज़रूर गाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप रीअप्लाई करेंगे तो बहुत केयरफुली करिएगा, वरना फिर से आपके पास डिफेंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।